हेलो स्टूडेंट्स। तो हम तुम्हारा सीक्वेंस चैप्टर यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से मतलब पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो, तो अगर ये लिमिट पॉइंट हमारा पहले बेसिक है, उसके बाद लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है, उसके बाद ये इससे भी ज़्यादा टॉपिक से कनेक्टेड है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, जो कि तुम्हारा ये चैप्टर का मेन चीज़ है। ओके, तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा उसे तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, मैं तुमको इसको फील कराऊंगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है। हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको फील करेंगे क्या होता है ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, ये बात समझ में आया? तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस का अगर मैं डेफिनेशन देखूं, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ओके, ए एन क्या गिवन है? एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा कोई एक रियल नंबर है। ए एन एक सीक्वेंस है और अल्फा एक कोई रियल नंबर है। वी से अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। अगर हम अल्फा को लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन कब बोलेंगे? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन। देखो, यहाँ पर कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है, ए एन सीक्वेंस गिवन है। ओके, और यहाँ पर कोई भी एक रेंडमली रियल नंबर चूज करना पड़ेगा। अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है, तो अल्फा यहाँ पर एक अल्फा कोई भी एक मतलब रियल नंबर है। तो अल्फा कब लिमिट पॉइंट होगा? अगर एवरी नाइबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा के नाइबरहुड में इन्फिनिटली ये कंटेन्स करना चाहिए इन्फिनिटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन। इस सीक्वेंस ए एन का अगर इस नाइबरहुड में इन्फिनिटली मेनी टर्म्स एग्जिस्ट कर जाए, यहाँ पर जो अल्फा जो तुम्हारा एक पॉइंट है उसके नेबरहुड में सीक्वेंस का अगर इन्फिनिट टर्म एग्जिस्ट कर जाए, तो अल्फा को क्या बोलेंगे हम? लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। अगर इसको मैं मैथमेटिकली देखना चाहूँ तो देखो, दैट इज फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा और इक्सेलम तुम जो भी ले सकते हो, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ए एन बिलोंग्स करना चाहिए अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा के बीच में। ओके, फॉर इन्फिनाइट वैल्यूज ऑफ एन, यहाँ पर ऑफ एन छूट गया है, फॉर इन्फिनाइट वैल्यूज ऑफ एन यहाँ पर। ओके, तो देखो क्या होता है, ये अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा, ये क्या है? ये नेबरहुड है अल्फा का। ओके, अल्फा का नेबरहुड को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा, ये तुमने नेबरहुड में पढ़ा होगा। ओके, तो ए एन बिलोंग्स करना चाहिए कहाँ पर? अल्फा के नेबरहुड में, फॉर इन्फिनाइट वैल्यूज ऑफ एन, मतलब एन के इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए यहाँ पर ए एन बिलोंग्स करना चाहिए क्या? अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा के बीच में। तो यहाँ पर मोटा मोटी मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो देखो, यहाँ पर एक सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है ए एन। ओके, और हम कोई भी एक रैंडम रियल नंबर यहाँ पर नंबर लाइन में यहाँ पर चूज करेंगे अल्फा। अगर उसके नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स आ जाए, तब उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम? तब उस अल्फा पॉइंट को क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, अभी मैं एग्जांपल से तुम्हें क्लियरली बताऊंगा कि ये क्या है। ओके, देखो एक एग्जांपल है -1 की पावर n, -1 की पावर n। इसको अगर मैं खोलूँ सीक्वेंस को, तो मुझे क्या मिलेगा? -1 1 -1 1 -1 1। ओके, तो यहाँ पर देखो -1 और 1 यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट है। कैसे है? यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट है मेरा -1 और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 1। ओके, तो मुझे ये सीक्वेंस से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी ऑड प्लेसेस पे यहाँ पर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, और सभी इवन प्लेसेस पे क्या आ रहा है? मुझे 1 मिल रहा है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, मुझे दो ही पॉइंट है यहाँ पर, मेरे सीक्वेंस के रेंज सेट बोल लो या फिर सीक्वेंस के टर्म में मुझे दो ही पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट टर्म, -1 और 1। ओके, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि -1 के नेबरहुड में क्या इन्फिनाइट टर्म्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ये उसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पर पहले -1 है,
ओके, -1 के नेबरहुड में चेक करेंगे। यहाँ पर देखो सभी ऑड प्लेसेस पर यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके, तो -1 यहाँ पर खुद ही इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? -1 यहाँ पर सभी ऑड प्लेसेस में आ रहा है सीक्वेंस का, तो -1 यहाँ खुद ही इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। तो इसके नेबरहुड में यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स आ गए ना। क्यों? क्योंकि -1 यहाँ पर खुद ही इनफाइनाइट बार आ रहा है। ओके, तो -1 इसका लिमिट पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर देखो -1 और 1 है, तो अगर हमें लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन पता है कि एक पॉइंट लिमिट पॉइंट कब होगा, अगर उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो -1 के नेबरहुड में -1 खुद ही यहाँ पर इनफाइनाइट बार आ रहा है, क्योंकि सभी ऑड प्लेसेस पर यहाँ पर -1 आ रहा है और ये चलता ही जा रहा है, तो -1 इसका लिमिट पॉइंट होगा। सिमिलरली 1 के केस में देखो, 1 के केस में भी 1 सभी इवन प्लेसेस पे 1 आ रहा है और 1 के नेबरहुड में 1 ही इनफाइनाइट बार आ रहा है, तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स कवर हो गए ना, क्योंकि ये खुद ही आ रहा है तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ पर क्या, -1 और 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके, समझ में आया? ये इसको तुम्हें फील करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो एक और एग्जांपल देखो, 1/n एक और एग्जांपल। यहाँ पर अगर मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, ये 0 होगा और ये 1 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/3 होगा। ओके, और यहाँ पर देखो 1/4 होगा और यहाँ पर चलता ही जाएगा। तो ये देखो ये कहाँ पर टेंड करेगा, ये 0 पर टेंड करेगा। ओके, लास्ट में ये 0 पर ही तो टेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा नंबर लाइन है, यहाँ पर जो नंबर लाइन है, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 1/2 है। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पर 0 के नेबरहुड में चेक करूँ तो यहाँ पर देखो ये हद से ज़्यादा, हद से कमते यहाँ पर 0 के पास ही सब टेंड करेंगे। तो 0 के पास टेंड करेंगे तो 0 के राइट साइड में यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज कवर हो रही है ना। 0 के राइट साइड में क्यों, मतलब यहाँ पर 1/10 लाख, 1/1 करोड़, बहुत सारे यहाँ पर टर्म होंगे जो 0 के पास ही टेंड करेंगे। तो 0 के नेबरहुड में यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, छोटा सा भी छोटा यहाँ पर डेल्टा लूंगा तो यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 0 उसका लिमिट पॉइंट होगा। देखो ये घटते 1 से घटते पूरा 0 के पास टेंड होगा और 0 के नेबरहुड में यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ जाएंगे, 1/1 करोड़, 1/10 करोड़, सभी यहाँ पर हद से हद। अगर तुम डेल्टा की वैल्यू बहुत स्मॉल लोगे, उससे छोटा भी यहाँ पर मतलब एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर 0 के पास नेबरहुड में ही एग्जिस्ट करेगा। और इसके सिर्फ राइट साइड में ही इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसके नेबरहुड में यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स कवर हो गए, तो 0 उसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अल्फा बिलोंग्स टू R is a limit point of sequence an if either it repeats itself। हमें क्या पता चला, एक अल्फा को अगर कब हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे, अगर इस सीक्वेंस an में कोई टर्म मतलब अल्फा, वो अल्फा ही बार बार रिपीट कर रहा होगा और इन द सीक्वेंस itself in the sequence infinite times और इट इज लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। अगर देखो एक सीक्वेंस को कब, मतलब एक पॉइंट अल्फा को कब लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बोलेंगे, अगर वो एक टर्म अल्फा जो होगा एक रियल नंबर, वो बार बार सीक्वेंस में रिपीट कर रहा होगा और दूसरी कंडीशन है एक लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट होगा। हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट पढ़ा होगा। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में भी हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट को कब हम लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बोलेंगे कि उसके नेबरहुड में भी इन्फिनिटली मैनी यहाँ पर टर्म्स आना चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में देखो पहला टर्म में तो रिपीट वाला केस है,
पहले एग्जांपल में, दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही उसका रेंज सेट भी यही होगा, सब डिस्टिंक्ट है। तो 1, 1/2, 1/3 यहाँ पर भी यहाँ पर रेंज सेट होगा जो क्या लास्ट में किसको टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। तो इसके नेबरहुड में मैंने तुमको कैसे बताया, इसके नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स भी कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में भी तुमने पढ़ा होगा कि उसके नेबरहुड में अगर इन्फिनिट टर्म्स आ रहे हैं सेट के तो उसको लिमिट पॉइंट बोला जाएगा। तो इसी केस में भी यहाँ पर यही कंडीशन है कि अगर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो भी सीक्वेंस का मतलब लिमिट पॉइंट होगा। अगर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट तुमने निकाल लिया तो वो सीक्वेंस का ही लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो अगर एक कोई एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है और दूसरी बात अगर वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हुआ तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। ये बात तुम्हें फील आया डेफिनेशन को। -1 कैसे इन्फिनिट बार रिपीट हो रहा है और 1/n के केस में यहाँ पर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो 0 के नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिट टर्म्स यहाँ पर कवर अप होंगे। ओके, उसके बाद देखो एक और एग्जांपल, यहाँ पर n = 1 2 3 4 ... यहाँ पर गिवन है। तो मुझे n मतलब n एक सीक्वेंस गिवन है, उसका टर्म क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पर तुम मुझे बताओ यहाँ पर कोई लिमिट पॉइंट पॉसिबल होगा क्या, 1 2 3 4 5 यहाँ पर चलता ही जाएगा। तो देखो 1/n के केस में हमें लिमिट पॉइंट क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 के पास यहाँ पर जो टर्म है वो बहुत क्लोज होंगे और उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, क्लोज होंगे और उसके नेबरहुड में इन्फिनिट टर्म्स कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी तुम एक टर्म नहीं बता सकते, कोई भी एक पॉइंट नहीं बता सकते सच दैट उसके नेबरहुड में इन्फिनिट टर्म्स कवर हो रहे हैं। और यहाँ पर कोई टर्म रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यहाँ पर ये आगे बढ़ता ही जा रहा है और 1 2 3 4 जो है यहाँ पर जो सीक्वेंस है इसमें यहाँ पर देखो अगर कोई भी एक टर्म तुम उठा लो तो उसके नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स यहाँ पर कवर अप कभी नहीं हो सकते। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में सभी टर्म यहाँ पर देखो दूर दूर हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। होपफुली तुम समझ पा रहे होगे। उसके बाद देखो यहाँ पर BW थ्योरम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज मैं तुम्हें BW थ्योरम सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा क्या है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको BW थ्योरम का प्रूफ एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो देखो BW थ्योरम ऑफ सीक्वेंस क्या बोलता है, ए बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन लिमिट पॉइंट होना चाहिए। कैसे, इसको देखो, इसको आज मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा कल उसी तरह से मैं तुमको इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी बताऊंगा। ओके, तो देखो क्या होता है, देखो BW थ्योरम बोलता है कि अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस तुम्हें गिवन है, अगर an एक बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है तो उसका एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो एक लिमिट पॉइंट तो उसका होगा ही होगा। कैसे होगा, देखो अगर देखो एक सीक्वेंस मुझे गिवन है यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस, यहाँ पर an एक अगर बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका रेंज सेट फाइनाइट होना चाहिए, ओके, और रेंज सेट इनफाइनाइट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है। देखो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अगर एग्जांपल लूंगा मैं -1 की पावर n, ओके, -1 की पावर n लूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे सीक्वेंस मिलेगा -1 से स्टार्ट होगा, -1 1 -1 1, यहाँ पर ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर उसका रेंज सेट क्या होगा, 1 और -1। ओके, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये बात अगर बाउंडेड होगा तो उसका रेंज सेट फाइनाइट हो सकता है और रेंज सेट इनफाइनाइट मतलब 1/n सीक्वेंस में क्या होता है, देखो ये सीक्वेंस हमें पता है बाउंडेड है क्योंकि ये सीक्वेंस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो 1/n का अगर मैं टर्म लिखूं तो 1/1 1/2 1/3 यहाँ पर ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में यहाँ पर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है यहाँ पर। और ये
कौन से कहाँ लाया करेगा, यहाँ पर 1 से 0 के बीच में लाया करेगा। ओके, 1 से 0 के बीच में लाया करेगा और यही इसका रेंज सेट भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म डिस्टिंक्ट हैं, तो ये उसका रेंज सेट भी होगा और यहाँ पर ये बाउंडेड भी होगा। तो ये कंटेन कर रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये रेंज सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये कंटेन कर रहा है। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट फाइनाइट हो सकता है और रेंज सेट इनफाइनाइट हो सकता है। तो देखो, रेंज सेट अगर फाइनाइट होगा तो देखो ये जो रेंज सेट है, अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये एक पक्की बात है कि देखो सीक्वेंस में जो टर्म होते हैं हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो ये पक्की बात क्लियर है कि एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि सीक्वेंस का टर्म इनफाइनाइट होता है। देखो, अगर -1 की पावर n इसका रेंज सेट यहाँ पर फाइनाइट है तो इसका सीक्वेंस में टर्म क्या होंगे, -1 1 -1 1 -1 1। ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर सीक्वेंस के। ओके, तो इनमें से -1 और 1 ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो रेंज सेट अगर यहाँ पर तुम्हारा फाइनाइट है, ये रेंज सेट है इसका। ओके, ये फाइनाइट है तो पक्की बात है सीक्वेंस में एक ना एक टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। ये यहाँ पर 2 टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो पक्की बात है कि तुम्हारा सीक्वेंस में एटलीस्ट 1 टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। ओके, अगर वो एक टर्म इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। क्यों? हमने यहाँ पर रिजल्ट में पढ़ा था, इफ ए सीक्वेंस हैज, यहाँ पर ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखो, अल्फा बिलोंग्स टू आर बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ए एन इफ आइदर इट रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर सीक्वेंस में एक टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिमिट पॉइंट ऑफ बोलेंगे। तो एटलीस्ट एनी ऑफ द 1 एलिमेंट रिपीट, तो कोई एक टर्म यहाँ पर रिपीट करेगा, सो उसको क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? पूरा फील करना पड़ेगा तुम्हें लिमिट पॉइंट को। ओके, उसके बाद देखो, रेंज सेट अगर इनफाइनाइट आया, तो अगर रेंज सेट इनफाइनाइट आया तो हमें BW थ्योरम ऑफ सेट्स पढ़ा होगा तुमने। अगर रेंज सेट इनफाइनाइट है तो BW थ्योरम ऑफ सेट क्या बोलता है, एवरी बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। तो हमें BW थ्योरम में पढ़ा है कि सिंस इट इज ए बाउंडेड सेट इट हैज ऑलवेज हैव लिमिट पॉइंट। ये BW थ्योरम ऑफ सेट्स में पढ़ा था। अगर कोई एक बाउंडेड सेट है तो उसका एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो बाय BW थ्योरम ऑफ सेट हमने ये क्या पता किया कि इसका मतलब लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट रेंज होगा तो भी मिलेगा, रेंज सेट अगर इनफाइनाइट होगा उसका भी लिमिट पॉइंट मुझे मिलेगा। सो इसको मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, BW थ्योरम ऑफ सीक्वेंस को कैसे मैथमेटिकली इसको लिखना है। अभी मैं तुमको समझा दे रहा हूँ क्या होता है। तो ओवरऑली अगर मैं BW थ्योरम को अगर मैं एनालाइज करूँ यहाँ पर, तो BW थ्योरम बोल रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। तो बाउंडेड सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट फाइनाइट हो सकता है और रेंज सेट यहाँ पर इनफाइनाइट हो सकता है। अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो सीक्वेंस का कोई ना कोई एक टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगा, पक्की बात है ये। ओके, अगर रेंज सेट वो टर्म अगर इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि वही टर्म उसका लिमिट पॉइंट है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर रेंज सेट अगर इनफाइनाइट है तो बाय BW थ्योरम ऑफ सेट्स हमें पता है कि एक बाउंडेड सेट का हमेशा एक लिमिट पॉइंट होता है, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होता है। तो इन दोनों से क्या पता चला कि अगर एक बाउंडेड सेट है तो उसका एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद देखो, इफ है सीक्वेंस, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। ये भी मतलब तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा के ही
छोड़ूंगा। देखो, इफ ए सीक्वेंस हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट, अगर एक सीक्वेंस का एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है, ओके, इट कैन नॉट बी मोनोटोनिक। एक से ज़्यादा अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट आ रहा है तो वो सीक्वेंस कभी मोनोटोनिक सीक्वेंस हो ही नहीं सकता। मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, देखो, मुझे प्रूव करना पड़ेगा मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उसका एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उसमें एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको प्रूव मतलब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। देखो, पहले ये एक मोनोटोनिक सीक्वेंस गिवन है मुझे, an एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ओके। अगर ये सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है तो आइदर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो लेते हैं ये एक मोनोटोनिकली, एज्यूम करते हैं ये एक मोनोटोनिकली सीक्वेंस है, ओके। तो मुझे यहाँ पर दो लिमिट पॉइंट मतलब सपोज गिवन करते हैं, यहाँ पर एक अल्फा एक लिमिट पॉइंट है और यहाँ पर एक बीटा एक लिमिट पॉइंट है। ये बात समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या शो करना है, देखो, मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन है, मैं एक an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लेता हूँ और क्या मुझे अल्फा एंड बीटा यहाँ पर मैं दो लिमिट पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, ओके। अगर अल्फा लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, उसके नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए, ओके। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस यहाँ पर उसके नेबरहुड में आएगा अगर अल्फा एक लिमिट पॉइंट है। अगर बीटा एक लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में भी यहाँ पर इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स आना चाहिए। ये बात क्लियर है? मुझे सीक्वेंस गिवन है मोनोटोनिक सीक्वेंस, ओके। अगर यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, अगर अल्फा एक लिमिट पॉइंट होगा, ओके, अगर अल्फा एक लिमिट पॉइंट होगा तो उसके नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ये बात क्लियर है? ओके। अगर बीटा नेबरहुड होगा तो इसके नेबरहुड में भी यहाँ पर इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स यहाँ पर कवर अप हो जा रहे हैं यहाँ तक। तो तुम ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि यहाँ से तुम्हारा इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स शुरू हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स कवर अप हो जा रहे हैं और यहाँ पर बीटा भी एक लिमिट पॉइंट होगा तो यहाँ से भी इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स यहाँ पर कवर अप होना चाहिए। तो तुम यहाँ पर अगर इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स कवर हो जा रहे हैं तो इन्फिनाइट के बाद यहाँ पर कौन सा टर्म है, तुम कैसे जस्टिफाई करोगे और बोलोगे कि यहाँ से इन्फिनाइट टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? अगर अल्फा बीटा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन पेज लेता हूँ, अगर अल्फा बीटा यहाँ पर लिमिट पॉइंट होगा तो अल्फा लिमिट पॉइंट है तो इसके नेबरहुड में यहाँ पर अगर इन्फिनाइटली मेनी टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक इन्फिनाइट वैल्यूज यहाँ पर सीक्वेंस का कवर हो गया। अगर बीटा भी यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट है तो यहाँ से भी इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स कवर अप होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं तो तुम ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि बीटा के नेबरहुड में यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होके यहाँ पर इन्फिनाइटली वैल्यूज यहाँ पर कवर अप होंगे। अगर यहाँ से इन्फिनाइट कवर हो रहे हैं तो ये जस्टिफाई करना नामुमकिन है कि बीटा के नेबरहुड में यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से इन्फिनाइट वैल्यू कवर हो रहे हैं। बात समझ में आया? अगर देखो, मैं एग्जांपल लूँगा, अगर यहाँ पर देखो अल्फ़ा और यहाँ पर बीटा, ओके। मान लो यहाँ पर बीटा के केस में यहाँ से टर्म स्टार्ट हो रहा है 1 लाख से, यहाँ पर तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा मतलब नेबरहुड यहाँ पर 1 लाख से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स कवर अप हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर 1 लाख टर्म से 1 लाख वी टर्म से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, तो अगर तुमने ये पता कर लिया, तुमने साबित कर लिया कि इसके पहले जो टर्म है यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स है,
तो इसके नेबरहुड में यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। ओके, अगर तुमने ये साबित कर दिया कि यहाँ पर अल्फा और बीटा है यहाँ पर नंबर लाइन पे, अगर तुमने ये साबित कर लिया कि बीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू कवर अप हो रहा है, तो तुमने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि बीटा के पहले जो टर्म है ये टर्म्स फाइनाइट है, क्योंकि अगर ये टर्म्स फाइनाइट नहीं होते तो ये टर्म तुम बता ही नहीं पाते कि ये 1,00,000 वी टर्म है। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? तो अल्फा और बीटा यहाँ पर अगर यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में दो लिमिट पॉइंट होंगे तो तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि अल्फा के नेबरहुड में अगर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स कवर अप हो रहे हैं तो बीटा के नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स कवर अप होने के लिए कहाँ से तुम्हारा यहाँ पर इन्फिनिट वैल्यू कवर होना स्टार्ट होंगे। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि यहाँ से इन्फिनिट वैल्यू यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरा 3 करोड़ भी आ गया तो इसके अगर यहाँ से स्टार्ट होगा इन्फिनिट वैल्यू बीटा के नेबरहुड में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसके पहले यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। ये तुमने साबित कर दिया। ओके, चलो मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर अल्फा के नेबरहुड में एक पॉइंट लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर टर्म आ रहा है सीक्वेंस का ये 30। ओके, ये अल्फा के नेबरहुड में एक पॉइंट आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पर बीटा के नेबरहुड में अगर मैं बात करूँ तो बीटा के नेबरहुड में मतलब एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस का एक पॉइंट आ रहा है अल्फा 10,000। ओके, अल्फा 10,000 यहाँ पर एक टर्म आ रहा है। अगर तुमने ये बता दिया कि बीटा के नेबरहुड में एक पॉइंट आ रहा है तो इनडायरेक्टली तुमने ये साबित कर दिया कि इसके पहले तो फाइनाइट टर्म्स है। ओके, तो बीटा यहाँ पर बीटा के नेबरहुड में अगर तुमने ये बोल दिया कि इसके इतना टर्म तुम बता पा रहे हो तो इसके पहले तो यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स ही होंगे, तो अल्फा यहाँ पर नेबरहुड नहीं होगा, सिर्फ बीटा नेबरहुड होगा। बीटा के केस में इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स कवर अप हो रहे हैं। आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इफ ए सीक्वेंस हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट इट कैन नॉट बी मोनोटोनिक। सो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस का क्या होता है, हमेशा सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होता है। ओके, तो चलो एग्जाम्पल करेंगे अभी लिमिट पॉइंट का। 2 एग्जाम्पल मैंने करवाया है, 3 एग्जाम्पल मैंने करवाया है। एक -1 की पावर n, ओके, जो उसका लिमिट पॉइंट -1 और 1 आता है। दूसरी बात 1/n, उसमें लिमिट पॉइंट क्या आया, 0। उसके बाद n एक सीक्वेंस जहाँ पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और केसेस देखेंगे यहाँ पर। देखो, अगर an की वैल्यू यहाँ पर an की वैल्यू 1 - -1 की पावर n/n है तो मुझे यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखो, इसको खोल देते हैं। इसको खोलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - -1 की पावर 1/1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 1 - 1/2, 1 + 1/3 होगा यहाँ पर। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा 1 - 1/4, तो ये क्या आएगा 2, 1/2, 4/3। चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, हमें नंबर लाइन पे बनाएंगे तो आसानी होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये 1 + 1 होगा, उसके बाद 1 - 1/2 होगा ये, उसके बाद 1 + 1/3, उसके बाद 1 - 1/6 होगा। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा, ध्यान से समझना, इसको कैसे तुम्हें एग्जाम में इसको फील करते करते यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, देखो, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है। ओके, तो इसको अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा और यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, उसके बाद ये 2 है, और ये 0, और ये -1। तो देखो 1 + 1 यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, 1 + 1। ओके, उसके बाद देखो 1 + 1 है, उसके बाद 1, पहले अल्टरनेट टर्म देखेंगे, प्लस वाला सिर्फ देखेंगे, 1 + 1, 1 + 1/3। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये 1 - 1/4 है। ओके, उसके बाद 1 + 1/5। तो सभी और टर्म यहाँ पर 1 के साथ प्लस हो रहे हैं,
तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये घट रहा है। यहाँ पर 1 देखो 1 + 1 यहाँ पर 2 आया, उसके बाद 1 + 1/3 यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद 1 + 1/5 यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये वैल्यू घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा। उसके बाद ये टेंडिंग टू यहाँ पर लास्ट में क्या होगा 1 + 1/∞ मतलब 1 + 1 0 मतलब 1 + 0 = 1। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर टेंड कर रहा है, यहाँ पर 1 के पास ही सभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 के नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस से यहाँ पर 1 + 1 से ये घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, और लास्ट में ये कहाँ तक टेंड करेगा 1 + 1/∞ मतलब 1 तक ही टेंड करेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अल्टीमेटली यहाँ पर ये घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, 1 तक ही आएगा। तो 1 के यहाँ पर नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ता ही जाएगा यहाँ पर वैल्यूज। तो n की वैल्यू अगर बढ़ता ही जाएगा तो ये टेंड होता ही जाएगा और ये और क्लोज से क्लोज होते जाएंगे, और ये 1 के आजू बाजू यहाँ पर बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हो जाएंगे। तो उसके नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कवर अप हो जा रहे हैं। तो 1 क्या होगा, 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके, ये राइट साइड में ही इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स कवर हो रहे हैं। ओके, उसके बाद देखो दूसरी बात देखो 1 - 1/2, 1 - 1/2 मतलब यहाँ कोई वैल्यू, यहाँ पर 1 - 1/2 मतलब 1/2 आएगा। ओके, उसके बाद 1 - 1/6 यहाँ पर कोई वैल्यू आएगा, 1 - 1/4 है। ओके, उसके बाद 1 - 1/6, 1 - 1/8, तो ये भी क्लोज होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो ये कहाँ तक क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है 1 तक। तो 1 के नेबरहुड में यहाँ पर लेफ्ट साइड में इन्फिनिट वैल्यूज मतलब राइट साइड में इन्फिनिट वैल्यूज तो आ गए थे, तब भी हम उसको लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। और दूसरे केस में यहाँ पर इस केस में यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स कवर अप हो रहे हैं। तो हम प्रॉपरली बता सकते हैं कि 1 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट होगा। ओके, उसके नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी टर्म्स कवर हो रहे हैं। ओके, अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होता तो भी यहाँ पर 1 एक लिमिट पॉइंट होता। क्यों? उसके राइट साइड में ही इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स कवर अप हो रहे हैं। सिमिलरली ये कंडीशन नहीं होता तो भी ये 1 यहाँ पर क्या होता, लिमिट पॉइंट होता, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में भी सभी इन्फिनिट टर्म्स कवर अप हो रहे हैं। अगर एक साइड से भी इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स कवर अप हो जाएंगे तभी भी हम उसको बोल सकते हैं कि ये लिमिट पॉइंट होगा। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, -1 की पावर n इंटू n। ओके, ये n की वैल्यू क्या है, -1 की पावर n इंटू n। तो ये क्या होगा, -1 2 -3 4 -5 6। तो यहाँ पर कोई लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर कोई टर्म्स इन्फिनिट बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, और ये -1 -3 ये यहाँ पर क्या माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर सभी टर्म यहाँ पर दूर दूर हैं, और यहाँ पर किसी के भी नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और सिमिलरली 2 4 6 यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी तक टेंड करेंगे, और इसके केस में भी यहाँ पर कोई लिमिट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, उसके बाद देखो एक सीक्वेंस है 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4, यहाँ पर 4 से चलता जा रहा है। तो यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 4 के नेबरहुड में 4 खुद ही यहाँ पर इन्फिनिट बार आ रहा है। तो 4 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ओके, उसके बाद देखो लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर n। ये एग्जांपल मैंने तुम्हें रेंज ऑफ सीक्वेंस में करवाया था। ओके, तो लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर n, अगर वो रेंज सेट का वीडियो तुमने नहीं देखा तो उसको देख लेना। ओके, तो 7 की पावर n मतलब 7 की पावर 1 करूंगा तो लास्ट डिजिट 7 आएगा, 7 की पावर 2 करूंगा तो लास्ट डिजिट 9 होगा, 49 है ना, तो लास्ट डिजिट क्या है 9 होगा। ओके, 7 की पावर 3 करूंगा तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 3 मिलेगा, 7 की पावर 4 करूंगा तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगा। ओके, 7 की पावर 5 करूंगा तो लास्ट डिजिट 7 मिलेगा, 7 की पावर 6 करूंगा तो लास्ट डिजिट 9 मिलेगा, 7 की पावर 7 करूंगा तो लास्ट डिजिट 3, 7 की पावर 8 करूंगा तो लास्ट डिजिट 1। तो मुझे इसमें क्या पता चला कि ये सीक्वेंस में 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर 7 9 3 1 ये जो हैं ये इन्फानाइट टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो ये अगर इन्फानाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या है, उनका लिमिट पॉइंट है। यहाँ पर लिमिट पॉइंट्स आएंगे, एक लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर ये 4 लिमिट पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखो एग्जाम्पल यहाँ पर an अगर मेरा 4 है, an 4 कब है, अगर n इज 1 और प्राइम। ओके, सीक्वेंस को पहले लिखेंगे, उसके बाद n अगर सीक्वेंस an है तो उसका वैल्यू n है कब, अगर यहाँ पर अदर्स, मतलब देखो an मुझे एक सीक्वेंस गिवन है जिसकी वैल्यू 4 है अगर n एक प्राइम नंबर होगा और 1 होगा। ओके, उसके बाद n की वैल्यू मुझे n ही होगा बाकी सब केस में, अगर वो प्राइम नहीं होगा और 1 नहीं होगा। ओके, तो पहला टर्म यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब 4 आएगा। क्यों, अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 4 होगा, उसका यहाँ पर कंडीशन गिवन है। ओके, उसका टर्म के वैल्यू 4 होगा। ओके, 2 एक प्राइम नंबर है तो दूसरा टर्म 4 आया, 3 एक प्राइम नंबर है तो तीसरा टर्म 4 आया, 4 एक इटसेल्फ मतलब यहाँ पर एक नंबर है तो वो क्या है, इवन नंबर है, मतलब वो प्राइम नहीं है, तो 4 की वैल्यू n होगा तो वो भी 4 आएगा। उसके बाद 5 आएगा और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 की वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है तो जो नॉन प्राइम नंबर्स होंगे वो उसका वैल्यू n ही होगा, मतलब 6 एक नॉन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है तो उसका वैल्यू 6 होगा। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है तो उसका वैल्यू 8 होगा। लेकिन ऑब्जर्व करने की बात है, यहाँ पर 4 यहाँ पर इन्फानाइट टाइम्स आएगा क्योंकि इन्फानाइट नंबर ऑफ प्राइम्स यहाँ पर हमारे पास हैं। ओके, तो 4 ये बात पक्की है कि 4 इन्फानाइट टाइम्स आएगा तो उसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर प्राइम्स नंबर की सभी प्राइम नंबर और 1 की वैल्यू 1 और सभी प्राइम नंबर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो यहाँ पर 4 इन्फानाइट टाइम्स आएगा। सो 4 यहाँ क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके, बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल से। उसके बाद देखो और 2 एग्जाम्पल करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, ये n की वैल्यू मुझे 1 - 1/n है अगर n ऑड है, और an की वैल्यू 1 + 1/n है अगर n इवन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सीक्वेंस को खोल दो जैसे किया था। ओके, -1 - 1/n मतलब -1 मतलब और के केस में देखो 1 एक और नंबर है तो -1 - 1/1 आएगा। इवन के केस में ये टर्म होगा 1 + 1/2। ओके, उसके बाद और के केस में -1 - 1/3। ये तुम्हें खोलना आता है तो सीक्वेंस को मैं खोल देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करके देखेंगे क्या होता है। देखो पहला केस कंसिडर करो, पहला केस मतलब सारे मतलब और केस में कंसिडर करेंगे, -1 - 1। ओके, तो यहाँ पर देखो ये इसकी वैल्यू क्या होगा, -2 से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद -1 - 1/3, तो यहाँ से यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा। ओके, उसके बाद -1 - 1/5, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा। तो अल्टीमेटली ये कहाँ पर टेंड होगा, यहाँ पर -1 पर ही टेंड होगा। क्यों, क्योंकि इस नंबर लाइन पे वैल्यू 1 - 1 बाय यहाँ पर क्या होगा 1,01,000, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर क्या लास्ट में -1 - 1/n करूँगा, n की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो यहाँ पर क्या होगा -1 पर ही टेंड कर रहा है यहाँ पर। तो -1 के नेबरहुड में यहाँ पर इन्फिनिटली वैल्यूज यहाँ पर लेफ्ट साइड में कवर अप हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर -1 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस टर्म को तुम ऑब्जर्व करना, अगर ये टर्म यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर टेंड कर रही है, उसके नेबरहुड में क्या n की वैल्यूज यहाँ पर इंक्रीज करूँगा तो उसके नेबरहुड में क्या यहाँ पर इन्फिनिट वैल्यूज आ रही हैं, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हें गिवन है 1 + 1/2, मतलब यहाँ पर 1 + 1/2 मतलब यहीं कहीं होगा 1 + 1/2। ओके, 1 + 1/2, उसके बाद 1 + 1/4 उससे थोड़ा कम, 1 + 1/6 उससे थोड़ा कम। उसके बाद यहाँ पर कमते कमते क्या आएगा, 1 + 1/∞, मतलब 1 तक ही यहाँ पर
तुम्हारा घटता जाएगा। ओके, 1+1/1 करोड़, 1+1/2 करोड़। तो यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो, 1 के नेबरहुड में सब मतलब आगे n की वैल्यू अगर बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यूज और क्लोज होते यहाँ पर इन्फाइनाइट वैल्यूज बना देंगी। तो 1 के लेफ्ट साइड में यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर इन्फाइनाइट वैल्यूज कवर अप हो रही हैं, तो उसके नेबरहुड में भी यहाँ पर इन्फाइनाइट वैल्यूज आ रहे हैं। तो 1 इसका क्या होगा, यहाँ पर 1 और -1, यहाँ पर 2 मुझे लिमिट पॉइंट मिला, तो 1 and -1 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ an। ओके, लास्ट एग्जांपल देखो, an की वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, an की वैल्यू मुझे 12 गिवन है। तो 12 मतलब 12 यहाँ पर सीक्वेंस चलता ही जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 खुद ही क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्फाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो ये 12 12 12 12 है, तो ये खुद ही इन्फाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये सीक्वेंस का। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।